हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वाइज सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे, और यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम्स में मतलब टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। जॉन डीवी के अनुसार परिभाषा देखते हैं। उद्देश्य एक पहले सोचा हुआ मानदंड है जो कुछ सरगर्मी या चालक व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है। तो यह किसकी परिभाषा है? जॉन डीवी के अनुसार यह परिभाषा है। नेक्स्ट जो है परिभाषा वह है रॉबर्ट मेगर के अनुसार। किसके अनुसार? रॉबर्ट मेगर के अनुसार। इनका जो है कहना है उद्देश्य वह मानदंड है जिसे छात्र द्वारा विद्यालय की क्रिया को पूर्ण करने से प्राप्त किया जाता है। बीडी भाटिया के अनुसार उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान हो जाएगा जो अपनी मंजिल को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, और बालक उस पतवार विहीन नौका के सामने हो जाएगा जो नहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर गिरे। तो यह किसका कथन है, यानी किसकी परिभाषा है? बीडी भाटिया के अनुसार यह परिभाषा है। जो एनसीईआरटी कहता है उसके अनुसार हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य बालक को मूल काल एवं वर्तमान काल के भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से अवगत करवाना है। तो यह कथन एनसीईआरटी के अनुसार है। सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य कौन से हैं? आइए देखते हैं सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य। पहला जो उद्देश्य है, बालक में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बालक में सामाजिक एवं लोकतांत्रिक गुणों को विकसित करना। ऐसे ही सीटेट में क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही सेम पूछे जाएंगे। बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, बालक में मानसिक शक्तियों को विकसित करना, क्योंकि इसमें से जो हम बोल रहे हैं इसमें से आपको 3 दे देंगे और एक अलग से दे देंगे, वही आपसे गलत पूछ लेंगे, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। बालक में सामाजिकता की भावना को विकसित करना, बालक में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना, बालक को सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना, बालक में स्पष्ट चिंतन को विकसित करना, बालक को वातावरण का ज्ञान प्रदान करना, और जो 10वां है वह है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करना। नेक्स्ट जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 के अनुसार कौन से उद्देश्य थे? आइए देख लेते हैं। पहला जो उद्देश्य था वह देश प्रेम की भावना का विकास, दूसरा नेतृत्व क्षमता का विकास, तीसरा है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, तथा चौथा प्रजातांत्रिक नागरिकों का विकास, नागरिकों के गुणों का विकास, तथा पांचवा व्यावसायिक कुशलता का विकास, और छठा है चरित्र का निर्माण। यह माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कि 1952-53 के अनुसार कौन कौन से उद्देश्य थे हमने आपको बता दिए हैं। अब जो है हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार क्या उद्देश्य थे वह देखते हैं। पहला जो उद्देश्य था वह जीवन जीने की योग्यता, नेतृत्व का विकास, अंतर सांस्कृतिक संबंध, व्यावसायिक कुशलता का विकास, और प्रजातांत्रिक नागरिक गुणों का विकास। नेक्स्ट है विभिन्न स्तर पर सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य क्या थे? जो कक्षा 1 से 5 के बीच में थे। पहला है बालक को समय काल का ज्ञान प्रदान करना, बालक में देश प्रेम व देशभक्ति की भावना का विकास करना, बालक में कल्पना शक्ति का विकास करना, बालक में अच्छे आचरण का विकास करना,
बालक को ऐतिहासिक घटनाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान देना तथा बालक में सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हमारे प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य थे। अब हम देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से उद्देश्य थे, जो कि कक्षा 5 से 8 वाले क्लास में लागू होता है। इसमें क्या होगा, बालक को समय काल का ज्ञान प्रदान करना, बालक में देश प्रेम व विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, बालक में आलोचनात्मक योग्यता का विकास करना, बालक में मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालक में वाद विवाद तर्क वितर्क एवं चिंतन को विकसित करना, बालक में सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा इतना हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं माध्यमिक स्तर पर कौन कौन से उद्देश्य थे, जो कि कक्षा 9 से 10 के अंतर्गत आएंगे। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला जो है, विश्व की विभिन्न सभ्यताओं एवं संस्कृति की विशेषताओं का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, स्थानीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में अच्छा दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा है, बालक के दृष्टिकोण में उदारता व व्यापकता को विकसित करना। चौथा, बालक में अतीत के आधार पर वर्तमान को तथा भविष्य को समझने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट है, बालक में विभिन्न तथ्यों, घटनाओं और विचारों को समझने की क्षमता विकसित करना। बालक को देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तात्कालिक समस्याओं का ज्ञान देना। बालक में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना। बालक में समय रेखा, घटना रेखा, चार्ट, मॉडल आदि बनाने की योग्यता विकसित करना तथा बालक में समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित करना। बालक में सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये थे 9 से 10 वाले में। अब हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ सह संबंध। शिक्षण में सह संबंध का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट ने किया। तो शिक्षा में सह संबंध का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हर्बर्ट महोदय ने किया। हर्बर्ट ने ही सर्वप्रथम कहा था कि यदि कक्षा में एक विषय को पढ़ाते समय उस विषय के साथ सह संबंध स्थापित कर दिया जाए तो इससे शिक्षण रोचक, व्यवहारिक, जीवन उपयोगी, बोधगम्य, आसान तथा विकसित बन जाएगा। तो यह किसने कहा था? हर्बर्ट महोदय ने कहा था। अब हर्बर्ट महोदय के अनुसार क्या है, विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे प्राप्त ज्ञान में एकता तथा अखंडता बनी रहे। अब डॉक्टर देवकी तिवारी के अनुसार क्या है, विभिन्न विषयों में आपसी संबंध स्थापित करना ही सह संबंध है। प्रोफेसर वीडी घाटे के अनुसार विभिन्न विषयों को पृथक संकुचित कटघरे में बांधकर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें अन्य विषयों के साथ संबंधित किया जाना चाहिए, यही सह संबंध है। तो आपने देखा सह संबंध से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और प्रोफेसर ने अपना मत देकर के समझाया है। अब देखते हैं सह संबंध के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार हैं? सह संबंध के 3 प्रकार हैं। तो पहला जो प्रकार है वह है हमारा शीर्षात्मक सह संबंध। जब एक ही विषय के विभिन्न अंगों या हिस्सों में सह संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे शीर्षात्मक संबंध कहते हैं। जैसे संविधान में राष्ट्रपति पढ़ाते हुए उसे संसद, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के साथ जोड़ा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? शीर्षात्मक सह संबंध। नेक्स्ट है हमारा क्षैतिज या अनुप्रस्थीय सह संबंध। जब एक विषय का संबंध दूसरे विषय के साथ स्थापित किया जाता है तो उसे क्षैतिज सह संबंध कहते हैं। तो यह 2 प्रकार का होता है।
मतलब जो क्षैतिज या अनुप्रस्थीय संबंध होता है, या 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा आकस्मिक सहसंबंध। इसमें क्या है, जब अध्यापक कक्षा कक्ष में अपने विषयों को पढ़ाते समय अपने विषय के किसी बिंदु को किसी दूसरे विषय के साथ अचानक जोड़ देता है, उसे आकस्मिक सहसंबंध कहते हैं। जैसे अर्थशास्त्र के उदाहरण देते समय उसे भूगोल या गणित से जोड़ना। तथा दूसरा इसका हो जाएगा व्यवस्थित सहसंबंध। जब अध्यापक पूर्व व्यवस्थित ढंग से उचित शिक्षण विधियां व सहायक सामग्रियों के आधार पर सहसंबंध स्थापित करे तो उसे व्यवस्थित सहसंबंध कहते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो था वह जीवन से संबंधित सहसंबंध। इसमें बालक को विभिन्न विषयों का वास्तविक तथा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है और इसी ज्ञान के आधार पर बालक अपनी भावी सामाजिक जीवन सही ढंग से व्यतीत करता है, अपनी समस्याओं का समाधान करता है और वातावरण में अपनी आप को स्थापित करता है। अर्थात इस चरण में बालक सीखे हुए ज्ञान को वास्तविक जीवन में उपयोग करना शुरू कर देता है। यही हमारा जीवन से संबंधित सहसंबंध हो जाएगा। सहसंबंध के उद्देश्य और महत्व कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला जो हमारा महत्व है वह है पाठ्यक्रम के भार को कम करना, शिक्षण प्रक्रिया को रोचक, व्यवहारिक तथा बोधगम्य बनाना। तीसरा सामाजिक गुणों का विकास करना है। चौथा बालकों को प्रेरित करना। पांचवा ज्ञान की एकता व अखंडता को बनाए रखना। तथा छठा जो है बालकों को संकीर्णता को दूर करना है। क्या करना है? बालकों की संकीर्णता को दूर करना है। अब देखते हैं हम सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध कौन सा है, देख लेते हैं। सामाजिक अध्ययन और इतिहास, इसमें सहसंबंध देखते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक मानव के क्रमबद्ध विकास का अध्ययन इतिहास में किया जाता है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं और विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं और संगठनों के उत्पत्ति, विकास, परिवर्तन, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि सभी का अध्ययन इतिहास में किया जाता है। विश्व की विभिन्न सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास और पतन का अध्ययन इतिहास में किया जाता है। प्राचीन काल की सभ्यता, संस्कृति, नियम, कानून, रीति रिवाज इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें आपने बहुत ही सही ढंग से सह अध्ययन और SST के टीचिंग मेथड्स पर क्वेश्चन देखे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको CTET में ज़रूर मिलेंगे और इसमें 1-2 क्वेश्चन तो आप कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे और कर ले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।